अगर आप उस तरह के व्यक्ति हैं जो घर में अकेले होने पर भूत प्रेतों के बारे में गूगल पर सर्च करने की हिम्मत तक नहीं करते, या अगर रात में अचानक एक चाकू के गिरने की आवाज से भी आपकी सांसें थम जाती हैं, कोई चीज के हिलने पर आपको भूत प्रेतों का डर सताने लगता है और पूरी रात भर आप सो नहीं पाते, तो फिर आप इस कहानी को आगे सुनने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस कहानी में घटी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज आपकी नींद कई रातों के लिए उड़ा सकती है। हमारे देश में छोटा ही सही लेकिन एक ऐसा समुदाय है जो भूत प्रेत और आत्माओं के अस्तित्व में यकीन रखता है। कुछ लोग आज भी मानते हैं कि मानव जीवन से परे कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो अस्तित्व में होती हैं। जो लोग ऐसी चीजों पर यकीन रखते हैं वो भूतों और आत्माओं के साथ कई बार संवाद करने की भी कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि आप भले ही भूत प्रेत पे यकीन करें या ना करें, लेकिन पैरानॉर्मल घटनाओं पे विश्वास करने वाले लोग आपको सलाह देते हैं कि आप उनका भूलकर भी मजाक ना उड़ाएं। भारत में कई पेशेवर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने भूत प्रेतों का सामना करने का दावा तक किया है, और इन जानकर्ताओं ने कई वर्षों तक इन घटनाओं पर अध्ययन करने के बाद कई हैरान करने वाली कहानियां बताई, जिसमें एक कहानी भैरवी नाम की एक लड़की की है जिसकी अच्छी भली चल रही जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि आज भी उस घटना को सोचकर वो कांप जाती है। नमस्कार, माय टाउन चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक कहानी ऐसी भी, एपिसोड 260। आज भैरवी को घर लौटने में काफी ज्यादा देर हो चुकी थी और गाड़ी से उतरते ही वो तेज कदमों से लगभग दौड़ती हुई लिफ्ट की तरफ बढ़ी। लिफ्ट के पास पहुंचकर बार बार लिफ्ट को खोलने की कोशिश करने लगी, पर इतनी कोशिशों के बाद भी लिफ्ट का डोर खुलने का नाम नहीं ले रहा था। काफी देर तक कोशिशें करने के बाद थक हार कर वो सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगी, पर 7वीं मंजिल पर अपने फ्लैट तक सीढ़ियों से जाने का सोचकर ही उसका पूरा शरीर थकान से बैठ चुका था। लेकिन और कोई चारा ना देख भैरवी थके कदमों से धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। सीढ़ियों से चढ़ते हुए भैरवी अभी फर्स्ट फ्लोर ही पार कर पाई थी कि तभी उसे लगा कि जैसे ठीक उसके पीछे से सीढ़ियों को चढ़ते हुए कोई उसी की तरफ आ रहा हो। ये सुनते ही भैरवी एकदम से रुकी और यही सोचकर कि शायद कोई जान पहचान का हो तो उसके साथ ही बात करते हुए फ्लैट तक चली जाएगी, और साथ ही ये भी पता चल जाएगा कि आखिर लिफ्ट में खराबी क्या थी। यही सोचकर भैरवी उन चलते कदमों के पास आने का इंतजार करने लगी, पर उसके रुकते ही वो कदमों की आती आवाज भी, जो अभी अभी भैरवी को साफ साफ सुनाई दे रही थी, वो भी अचानक रुक गई। सर को झटकते हुए भैरवी एक बार फिर सीढ़ियां चढ़ने लगी, पर जब भी भैरवी सीढ़ियों से आगे की तरफ बढ़ रही थी तो वो चलते कदमों की आवाज भी उसी के पीछे पीछे उसी की तरफ आ रही थी, और भैरवी रुककर पीछे की तरफ देखती तो वो चलते कदमों की आवाज अचानक रुक जाती। किसी तरह भैरवी हाफती हुई 7वीं मंजिल तक पहुंची। थकान से उसका सारा शरीर जवाब दे चुका था। अभी वो अपने फ्लैट के ठीक सामने पहुंचकर दरवाजा खोलने को हुई ही थी कि तभी ठीक 4 कदम की दूरी पर लिफ्ट का दरवाजा अपने आप खुला। लिफ्ट में पहले से ही एक व्यक्ति मौजूद था। भैरवी हैरानी से उसी तरफ देख रही थी, क्योंकि अभी तो उसके इतनी कोशिशों के बावजूद भी लिफ्ट नहीं चली थी, तो अब ये व्यक्ति आखिर लिफ्ट में आया कैसे? यही पूछने के लिए उस बाहर निकलते व्यक्ति की ओर बढ़ते हुए भैरवी का पूछना था, एक्सक्यूज मी,
अभी मैं आई तो लिफ्ट नहीं चल रही थी, आप कैसे आए? पर भैरवी को ये नहीं पता था कि वो लिफ्ट के बारे में पूछकर अपनी अच्छी भली चल रही जिंदगी में किस मुसीबत को दावत दे रही थी। वो व्यक्ति भैरवी के पूछने पर जाते हुए एकदम से रुका। उस व्यक्ति के मुड़कर देखने पर भैरवी ने देखा तो वो ग्राउंड फ्लोर में रहने वाले घोष अंकल थे। हमेशा मुस्कुराकर प्यार से बात करने वाले घोष अंकल आज बिना उसकी बात का जवाब दिए एक अजीब सी नजरों से उसे घूर रहे थे। उनका चेहरा अजीब सा भावहीन दिख रहा था। बिना उसके सवालों का जवाब दिए वो पलटकर एक बार फिर आगे की तरफ बढ़ने लगे। भैरवी ये सब देखकर काफी हैरान थी कि आज अंकल उससे बात क्यों नहीं कर रहे। हमेशा बेटी की तरह उस पर स्नेह बरसाने वाले अंकल को आखिर आज हुआ क्या था। उसकी आवाज सुनकर बगल के फ्लैट में रहने वाली सुनीता बाहर आई और बाहर आते हुए बोली, अरे भैरवी, आज बहुत देर कर दी तुमने आने में। भैरवी ये सुनते ही पल भर के लिए सुनीता की ओर पलटी और उसी की तरफ देखते हुए बोली, देखो ना, आज घोष अंकल को पता नहीं क्या हो गया है, बात ही नहीं कर रहे। अभी मैं आई तो लिफ्ट नहीं चल रही थी और अभी घोष अंकल उसी लिफ्ट में ऊपर आए हैं। इतना कहकर भैरवी एक बार फिर घोष अंकल की तरफ देखने को मुड़ी ही थी तो घूमकर चारों तरफ देखने लगी, क्योंकि अब वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। उसकी बातें सुनकर सुनीता काफी हैरान हुई और उसके पास आते हुए बोली, क्या कह रही हो तुम? घोष अंकल कहाँ से दिख गए तुम्हें, वो भी लिफ्ट में? क्या तुम्हें नहीं पता आज दोपहर 12 बजे पता नहीं क्यों वो लिफ्ट में जा रहे थे और उनके लिफ्ट चालू करते ही लिफ्ट का तार पता नहीं कैसे कट गया, जिनसे उनकी आज मौत हो गई है। एक तो सीढ़ियों से चढ़ने की थकान और ऊपर से ये सुनकर कि घोष अंकल की मौत हो गई है, तो अभी अभी जो भैरवी किसी से बात कर रही थी आखिर वो कौन था? ये सारी बातें सोचकर भैरवी बेहोश होकर जमीन पर गिरी और सुनीता ने उसे सहारा देकर संभाला। अब सुनीता भी काफी डर चुकी थी। आवाज देकर उसने अपने पति को बुलाया और भैरवी के पर्स से चाबी निकालकर उसके फ्लैट को खोला और पति की मदद से भैरवी को अंदर लाकर सोफे पर लेटा दिया। काफी देर पानी के छींटे मारने के बाद भैरवी थोड़े होश में आई। वो काफी डरी सहमी सी बस एक ही चीज बोली जा रही थी कि सुनीता आंटी, आप मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए। तो सुनीता ने फैसला लिया कि जब भैरवी सो जाएगी तो उसके बाद ही वो अपने फ्लैट में चली जाएगी। अपने पति को वापस भेजकर वो भैरवी को खाना खिलाकर दिलासा देने लगी कि वो चिंता ना करे, उसे कुछ भी नहीं होगा। थोड़ी ही देर में थकी और डरी हुई भैरवी सो गई। उसके सोने के बाद सुनीता उसके फ्लैट का दरवाजा बंद करके अपने फ्लैट में चली गई। अभी भैरवी को सोए कुछ ही देर हुई थी कि तभी किसी के चलते कदमों की आवाज से भैरवी की नींद खुली। अलसाई हुई आंखों से जब भैरवी ने देखा तो घोष अंकल एक झोला लिए उसके फ्लैट में इधर उधर घूम रहे थे। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद वो उसके बिस्तर तक आए और झुककर उसके बिस्तर के नीचे कुछ झोले से निकाल कर रख दिया। उन्होंने बिस्तर के नीचे जो भी रखा था भैरवी उसे देख नहीं पाई थी, लेकिन वो जैसे ही घोष अंकल की तरफ ये पूछने के लिए अभी उठी ही थी कि तभी अचानक भैरवी के देखते ही देखते घोष अंकल हवा में गायब हो गए। उन्हें गायब होता देख भैरवी बुरी तरह से डर चुकी थी, लेकिन वो किसी तरह हिम्मत करके अपने बिस्तर के नीचे झांकी और नीचे का नजारा देख जोर से चीखती हुई भैरवी अपनी नींद से जागी, क्योंकि बिस्तर के नीचे किसी का कटा हुआ उल्टा पैर रखा हुआ था। नींद से उठने के बाद वो चारों तरफ सुनीता को ढूंढने लगी। अब भैरवी को किसी अनहोनी की चिंता होने लगी थी। पहले लिफ्ट में घोष अंकल का दिखना और फिर अब सपने में
उल्टा पैर और घोष अंकल का एक बार फिर दिखना उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। डर के कारण भैरवी का गला बिल्कुल सूख चुका था। वो पानी पीने के लिए किचन की तरफ बढ़ी और लौटते समय उसे अपने बिस्तर के ठीक बगल में एक झोला दिखा। ये झोला ठीक वैसा ही था जैसा उसने अपने सपने में घोष अंकल के हाथों में देखा था। वो धीमे कदमों से झोले की तरफ बढ़ने लगी। झोले के ठीक पास पहुंचकर उसने झोले में झांका ही था तो डर से उसकी रूह तक कांप उठी, क्योंकि झोले से गिरता खून पानी की तरह फर्श पर फैल रहा था। ये सब देखकर उसका शक और भी गहरा हो गया था और वो अपने बिस्तर के नीचे झांकने को अभी हुई ही थी तो चीखते हुए कमरे से बाहर भागने लगी, क्योंकि बिस्तर के नीचे वही खून से लथपथ आधा पैर पड़ा था जो अभी अभी भैरवी ने अपने सपने में देखा था। भैरवी भागते हुए सीधे सुनीता के घर पहुंची और उनका दरवाजा पीटने लगी और उसके थोड़ी ही देर में सुनीता ने अपना दरवाजा खोला और दरवाजा खुलते के साथ ही डरी हुई भैरवी का बोलना था कि आंटी वो घोष अंकल। सुनीता भैरवी को इस हालत में देखकर काफी घबरा चुकी थी। उसने भैरवी को अंदर बिठाया और उसे शांत करवाने लगी, लेकिन भैरवी चुप ही नहीं हो रही थी। वो बार बार घोष अंकल का नाम और उल्टा पैर ही बोले जा रही थी। उसे शांत करवाने में काफी समय निकल गया था। सुबह होने वाली थी। काफी देर ऐसे ही बैठने के बाद भैरवी की कब आंख लगी उन्हें पता ही नहीं चला। सुनीता को उसका चेहरा देखकर उस पर काफी दया आ रही थी। उसे लग रहा था कि भैरवी को घोष अंकल के खोने का काफी सदमा पहुंचा है। अब तक सुनीता को भी बैठे बैठे नींद आने लगी थी। उसने सोचा कि वो भी थोड़ी देर आराम कर ले और जैसे ही वो भैरवी को छोड़कर उठने लगी, भैरवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। सुनीता भैरवी को अपनी बेटी की तरह मानती थी और भैरवी का ऐसा डर देखकर सुनीता ने थोड़ी देर और उसके साथ बैठने का फैसला लिया। बैठे बैठे सुनीता को भी अब थोड़ी नींद आ रही थी और वहीं बैठे बैठे सुनीता की भी कब आंख लगी उसे पता नहीं चला। जब आंख खुली तो सुबह के 7 बज रहे थे। सुनीता ने देखा तो भैरवी अभी भी सो रही थी। वो उठी और किचन की तरफ चली गई। चाय और नाश्ता बनाते तक भैरवी भी अब तक उठ चुकी थी। ये देखते ही सुनीता ने चाय देते हुए भैरवी से पूछा, कल रात क्या हुआ था? तुम बहुत घबराई हुई थी। इस पे भैरवी ने रात को घटी सारी घटना के बारे में सुनीता को बताया। तो इस पे सुनीता का बोलना था कि तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, इसी वजह से तुम्हें वहम हो रहा है और डरावने सपने भी आ रहे हैं। काफी देर बातें करने के बाद और नाश्ता करके भैरवी अपने फ्लैट में आ गई। अब वो काफी बेहतर महसूस कर रही थी। भैरवी अपने फ्लैट में सोफे पर बैठी इन सभी घटनाओं के बारे में सोच रही थी और कुछ समय बैठने के बाद वो फिर बिस्तर के पास जाकर इधर उधर देखने लगी। तभी उसे बिस्तर के बगल में एक किताब दिखाई दी। उसे ये बात बहुत ही अजीब लगी थी, क्योंकि पहले तो वहां कुछ नहीं था, फिर ये आखिर किताब आई कहां से। भैरवी उस किताब को उठाकर दूसरे कमरे में आ गई और सोफे पर बैठकर किताब की अच्छे से जांच करने लगी। वो किताब बहुत ज्यादा पुरानी थी, लेकिन बड़ी अजीब बात थी कि किताब आज भी बिल्कुल साफ और ऐसी लग रही थी मानो किसी ने इस किताब को बड़े संभाल कर रखा हो। किताब कहीं से भी फटी नहीं थी। भैरवी किताब का हर एक पन्ना पलट पलट कर देखने लगी ताकि ये पता चल सके कि आखिर ये किताब है किसकी। पर उस किताब में कहीं भी कुछ नहीं लिखा था सिवाय पहले पन्ने के, जिसपे लिखा था ये डायरी अभिजीत की है। हाथों में उस किताब को लिए हुए भैरवी अभी उस किताब के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसके हाथों से किताब छूटकर जमीन पर गिरी। भैरवी किताब उठाने को अभी झुकी ही थी तो उसकी नजर किताब के पीछे लिखे शब्दों पर पड़ी।
जिसमें लाल स्याही से लिखा था श्रापित किताब। लेकिन उस किताब को देखने पे भी भैरवी को समझ नहीं आ रहा था कि ये किताब आखिर आई कहां से है और इसमें ऐसा है क्या। उसके दिमाग में बस यही ख्याल घूम रहा था कि जरूर कोई उसके साथ मजाक करने के लिए उसे डरा रहा है, और यही सोचते हुए वो घर के कामों में व्यस्त हो गई। पूरा दिन बिना किसी घटना के बीत गया। रात में जब भैरवी सोने को हुई तो उसे नींद नहीं आ रही थी। काफी देर तक जागने के बाद भी जब भैरवी को नींद नहीं आई तो वह उस किताब को लेकर एक बार फिर बैठ गई। किताब के पन्ने बदल बदल कर देखते हुए कब भैरवी की आंख लगी उसे पता ही नहीं चला, और जब आंख खुली तो आसपास देखकर भैरवी के कदमों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अभी भैरवी लिफ्ट में खड़ी थी और उसके ठीक सामने एक व्यक्ति खड़ा था जिसने भैरवी की ओर पीठ कर रखी थी। अभी भैरवी कुछ समझ पाती कि तभी उस व्यक्ति ने एक भारी सी आवाज में कहा, अगर तुम चाहती हो कि घोष अंकल की भटकती आत्मा को शांति मिले तो तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। ये जो भी भैरवी के साथ हो रहा था उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यही सब सोचते हुए थोड़ा डरती हुई आवाज में भैरवी ने पूछा, पर आप कौन हैं और आप घोष अंकल को कैसे जानते हो? ये सुनते ही उस व्यक्ति ने एक बार फिर कहा, ये सब बातें बाद में जान लेना। अगर तुम उनकी आत्मा को शांति प्रदान करना चाहती हो तो जैसा मैं कहता हूं वैसा ही तुम करो, और अगर नहीं किया तो उनकी आत्मा तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। ये सुनते ही तुरंत भैरवी ने कहा, नहीं नहीं ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, पर प्लीज मुझे उनकी आत्मा से बचा लो। इस पे उस व्यक्ति का बताना था कि ठीक है, अब उनकी आत्मा तुम्हें कभी नहीं सताएगी। तुम्हारे पास जो डायरी है उसके पेज नंबर 61 में जो भी लिखा है वो तुम्हें करना होगा। और ये कहते ही उस व्यक्ति ने भैरवी की तरफ मुड़कर देखा ही था तो भैरवी डर से चीखती हुई अपनी नींद से जागी, क्योंकि वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि खून से बिल्कुल लथपथ घोष अंकल ही थे। नींद से जागते ही भैरवी ने डरते हुए चारों तरफ देखा तो वो अभी भी अपने बिस्तर पर थी और वो डायरी आधी खुली हुई उसी के बगल में पड़ी थी। भैरवी ने जल्दी से उस डायरी को खोला और पेज नंबर 61 को खोलते ही देखा तो उस पर लिखा था, घोष की मदद करने से पहले तुम्हें उसकी कहानी जाननी होगी, और तुम जैसे जैसे काम करती जाओगी मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊंगा। मैं तुम्हें उसके पाप बताऊंगा और तुम्हें उनका प्रायश्चित करना होगा। तो कहानी उस समय की है जब मिस्टर घोष 11 साल के हुआ करते थे। तब ये व्यक्ति बिल्कुल अलग हुआ करता था। अब जहां ये व्यक्ति मिलनसार और अच्छे मिजाज का था, वहीं उस समय मिस्टर घोष एकदम शांत, शर्मीला और गुस्सैल किस्म का था। वो किसी से बात नहीं करता था और किसी के मामले में दखल नहीं देता था, लेकिन अगर कोई उसके मामले में दखल करता तो वो उससे बदला जरूर लेता था। एक बार घोष एक कुएं के किनारे बैठा हुआ अपने ख्यालों में मस्त था। तभी वहीं से उनका सहपाठी विनोद गुजरा। उन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती थी। विनोद ने उसे बैठा हुआ देख उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। घोष ने भी जवाब दे दिया। फिर ये बातों की लड़ाई जल्दी ही हाथापाई में बदल गई। गलती से घोष ने विनोद को कुएं में धकेल दिया। उसके बाद वो डर के मारे वहां से भाग निकला। अगर वो वहां से भागने की बजाय किसी बड़े को बुलाकर उसकी मदद करता तो शायद विनोद बच जाता, लेकिन उसने इस बात के बारे में किसी को नहीं बताया। तो तुम्हारा पहला काम है, तुम उस कुएं में जाकर उस बच्चे की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाओ, जिससे उस कुएं में भटक रही आत्मा को शांति मिले। उस डायरी में ये सब कुछ पढ़ रही भैरवी ने अगला पेज बदला तो उसमें लिखा था, वो जगह ज्यादा दूर नहीं है,
बस यहाँ से 3 घंटे की दूरी पर एक गांव है, लक्ष्मणगढ़। वहीं पर घोष का बचपन बीता था। वहां पर जाके किसी से भी पूछना कि कुएं की आत्मा कहाँ कहाँ भटकती है, तो वो जिस कुएं पर ले जाएं, वहां पर जाकर उसकी शांति की पूजा करवा देना। और अगली ही सुबह भैरवी जल्दी से उठकर अपनी तैयारी करने में जुट गई। उसके बाद भैरवी ने अलवर से लक्ष्मणगढ़ के लिए एक कार बुक की और अपने घरेलू पंडित को लेकर वहां के लिए रवाना हो गई। लक्ष्मणगढ़ पहुंचकर भैरवी लोगों से पूछकर उस कुएं तक पहुंची, जहां उस डायरी के अनुसार विनोद की आत्मा भटक रही थी। वहां के कुछ लोगों ने उसे उस कुएं से दूर रहने की चेतावनी भी दी थी, पर भैरवी उन सबकी बातों को अनसुना करती हुई आगे बढ़ती रही। कुएं पर पहुंचकर पंडित जी ने पूजा की तैयारी शुरू कर दी और पूजा आरंभ होते ही कुएं से भयानक और बड़ी ही अजीब आवाजें आने लगी। लेकिन पंडित जी पूजा लगातार करते रहे। ये सब सुनकर भैरवी बुरी तरह से डर चुकी थी कि तभी एक बहुत ही भयानक आवाज ने कुएं के अंदर से कहा, जब तक मैं उस अभिजीत घोष से अपनी मौत का बदला नहीं लेता, मुझे शांति नहीं मिलेगी। डरी हुई भैरवी ने ये आवाज सुनते ही कहा, उन्हें तुम्हारी मौत का बहुत पछतावा था, वो भी अब मर चुके हैं। भैरवी का इतना बोलना भर ही था कि तभी कुएं से आती आवाजें धीरे धीरे कम होने लगी। अभी भैरवी इस डर से निकल पाती कि तभी उसके बैग में रखी उस डायरी में एक अजीब सी कंपन होने लगी। इससे डरी हुई भैरवी ने अपने बैग में रखी उस डायरी को निकालकर कुएं में फेंक दिया और थोड़ी ही देर में सब शांत हो गया। अब भैरवी को सब कुछ समझ आ चुका था कि घोष अंकल ने उसके बिस्तर के नीचे उल्टा पैर नहीं बल्कि ये किताब रखी थी। आज इस बात को 6 साल हो चुके हैं और अब भैरवी किसी भी राह चलते व्यक्ति से कोई सवाल नहीं करती, क्योंकि कभी कभी ज्यादा पूछताछ भी इंसान के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है। और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।